पेश किए गए, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन में जो चीज शो हो रही है वो थोड़ी अजीब सी है। ये देखें, इसको अभी मैं आपके सामने एक वीडियो के जरिए दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। ये आपके सामने वीडियो डिस्प्ले हुई है कि नहीं? एक ये देखें, ये एक थ्रेड के साथ एक स्टिक लगी हुई है, और स्टिक के साथ दो छोटे मास लगे हुए हैं, और उनके साथ पड़ोस में दो बड़े बड़े मास पड़े हुए हैं। ये दोनों मास उन दो छोटे मासों को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, एक कपल प्रोड्यूस होता है, और ये छोटे मास बड़े मासों की तरफ मूव करते हैं। अब देखें, ये जरा वीडियो में देखें, ये मूव करके उसकी तरफ जा रहे हैं। ये मोशन प्योरली ग्रेविटेशनल मोशन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज का क्वेश्चन, ये इस बात पर बेस्ड है, और इसका सिर्फ एक हाफ वो बनाता है। ये देखें, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम उस वीडियो से रिलेटेड है, और उस वीडियो का सिर्फ आपने समझे कि एक हाफ, एक लार्ज स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ मूव हुआ है। इस ये क्वेश्चन आपको जो है हमने गूगल क्लासरूम में ये अपलोड कर दिया था। अभी आपके सामने इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 5 टोटल क्वेश्चंस हैं। ये 5, ये देखें, ये वीडियो आपके सामने आ रही है, जिसमें वो मास जो है वो अटैच होकर जो है वो मास अट्रैक्ट होकर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट होकर मूव कर रहा है बड़े मास की तरफ। ये देखें, बड़े मास की तरफ, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की एक एग्जांपल। ये बस इसको यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। आए जनाब, ये क्वेश्चन करते हैं शुरू से, शुरू पार्ट 1 से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये कैम्ब्रिज का अपना क्वेश्चन है, और है भी लेटेस्ट क्वेश्चंस में से। आप देखें, इसमें एज 2 point masses are separated by a distance x in a vacuum, state an expression for the force between the two masses capital M and small m, state the name of any other symbol used। अब आप देखें, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये देखें आपके सामने, यहां पर आप देखें, ये पहले का जवाब है। आपने सिंपली ये लिख देना है, एक्स। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसने एक्स डिक्लेयर किया हुआ है। और आप लोग ये चीज देखो कि इसमें आपने माइनस अगर आपने नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई इस बारे में पनिशमेंट नहीं देगा कि आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। तो माइनस अगर आपसे इग्नोर भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखें, ये फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब आगे आ जाए, वो न्यूमेरिकल जो जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो आपके सामने पेश करते हैं। उसमें क्या है, उसमें ये है कि ये एक बड़ा मास है, और ये टॉप व्यू ऊपर से हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा मास था, यहां पर पड़ा हुआ था, इस तरह पड़ा हुआ था, इस पॉइंट पे पिवटेड था। इसके साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो घूम कर यहां आ गया, ठीक है कि नहीं, और उसने एक एंगल थीटा रोटेट किया। उसका जो ये डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, और जो उसका ये वाला डिस्टेंस है ये है 1.2 मिलीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 मिलीमीटर है, ठीक है कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या है जनाब, क्वेश्चन उनका ये है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर एस एंड एल, एस फॉर स्मॉल एंड एल फॉर लार्ज। ये बड़ा मास है, उसके लिए बड़ा वो है, और causing sphere S to move through a distance of 1.2 millimeter। ये 1.2 millimeter से मूव किया है। Show that the angle through which the rod rotates is 1.5 into 10 raised to power -2। ये आपने प्रूव करना है। आप ये चीज नोट करो, आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा था कि ये आर्क लेंथ है, और ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं है। आप लोग ये चीज देखो कि आपको याद है S इज इक्वल टू आर थीटा का एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा हो। S आर्क लेंथ होती है, R रेडियस है, और थीटा जो है वो एंगल इन रेडियंस। आप वो फार्मूला लगाएं, आप इसके ऊपर आप S की जगह आप पुट करें वैल्यू 1.2 मिलीमीटर है, तो उसको 10⁻³ कर दें,
और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, उसको 8 इंटू 10⁻² कर दें थीटा के साथ। अगर आपने इस तरह नहीं करना, 1.2 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड कर दें तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, और 8 को 100 से डिवाइड कर दें तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। या फिर ये हो सकता है कि आप सिर्फ इस मिलीमीटर को सेंटीमीटरों में कन्वर्ट कर लें। तो 1.2 मिलीमीटर है, उसको 10 से डिवाइड करें और रेडियस को 8 ही रहने दें, तो आप थीटा हल करें तो वो आपके पास आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻²। ये रेडियंस में आपका एंगल आ गया। हुआ क्या है, ये सफियर था, एक लार्ज सफियर था, ये आपके पास एक पिवट पॉइंट है, और ये एक छोटा सफियर, ये इससे ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट होकर यहाँ आ गया है रोटेट करके। ये इसने जो, मैं इसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ, ये यूं, ये पिवट, और ये यहाँ से इसकी ये एंगल सर्कुलर आर्क यूं मूव करता हुआ यूं आया, यूं मूव करता हुआ यहाँ से यूं मूव करता हुआ ऐसे आ गया है। ये सामने लार्ज सफियर पड़ा हुआ, ये मूव करता हुआ यूं आ गया, और उन्होंने आपसे कहा है कि प्रूव करें कि ये एंगल जो है 1.5 इंटू 10⁻² है। उसके बाद उन्होंने कहा जी द रोटेशन ऑफ द रॉड कॉजेज द थ्रेड टू ट्विस्ट। आप देखें थ्रेड कौन सा था इसमें, थ्रेड इसमें था जनाब, ये देखेंगे असल में डायग्राम इस तरह बनी हुई थी, यूं करके, यूं करके यूं बनी हुई थी, और ये इसके साथ वो मास था। और मतलब ये अगर इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से है कि ये एक रॉड है, इसके साथ वो मास है स्मॉल यू, और इधर बड़ा मास पड़ा हुआ है इस तरफ, और ऊपर ये थ्रेड ऐसे लगा हुआ है इस तरह करके, ये यूं इस तरह से मूव करता है। थ्रेड इसमें दिखाएं, जरा दोबारा वीडियो दिखाएं, आपको पता चले थ्रेड कौन सा। ये देखें, ये देखें इसमें, इसमें देखें आप, यहां ऊपर एक इनविजिबल थ्रेड है जो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है ऊपर, जिससे ये चीजें लटकी हुई, ये देखें, हाँ इस थ्रेड, ये थ्रेड है जिसके जरिए ये जो रॉड है, ये वाला रॉड ये लटका हुआ है, ये जो रॉड है, ये वाला पूरा रॉड इससे लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, ठीक है कि नहीं। और जो ये जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, ये एस स्फीयर है, एस, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एस है, और वो जो बड़ा स्फीयर है वो कैपिटल है, एल है, ये वाला। और ये थ्रेड की ट्विस्टिंग के बारे में वो बात कर रहा है कि इस थ्रेड में ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है जब वो स्मॉल स्फीयर लार्ज की तरफ मूव करता है, वापस आ जाए, जब वो उसकी तरफ मूव करता है। अब वो उस ट्विस्ट के हवाले से कह रहा है कि उस थ्रेड में जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हुई है वो है, वो वैल्यू है जनाब उसकी 9.3 इंटू 10⁻⁻10 बीटा। टी जो है वो टॉर्क है, टी बेटा क्या है, टॉर्क है। तो वो कहता है द रोटेशन ऑफ द थ्रेड कॉजेज द रोटेशन ऑफ द रॉड, द रोटेशन ऑफ द रॉड, इस रॉड की बात करें, causes the thread to twist, इस थ्रेड को ट्विस्ट करता है। the torque T in Newton meter required to twist the thread through an angle beta in radians is given by torque is equal to 9.3 into 10⁻10 into beta. Calculate the torque in the thread when the sphere L is positioned as shown in the figure 1.2. अब आप देखिए वो जो एंगल आपने कैलकुलेट किया था वो कितना एंगल था, वो था 1.5 इंटू 10⁻², था वो एंगल, ये था वो वाली वैल्यू एंगल की, ये भी एंगल है और ये भी थीटा भी एंगल है। थीटा को इन टर्म्स ऑफ बीटा आप पुट कर दें यहाँ, तो टॉर्क इन द थ्रेड आ जाती है 9.3 इंटू 10⁻10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू आप देखिए जरा, मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए कितनी बनती है, कोई वैल्यू कैलकुलेट करके। हाँ 1.395 multiplied 10⁻11 1.395 इंटू 10⁻11, ये जनाब आपके पास टॉर्क आ गई। अच्छा अब आपको पता है कि हुआ क्या है,
अब देखें इस ये टॉर्क के साथ आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है कि नहीं। वो ये चीज है, ये देखें, ये आप उस क्वेश्चन की तरफ वापस जाएं, आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन में। देखें कि ये सफियर है, लार्ज सफियर, लार्ज सफियर ये है, और ये वो मास उसके सामने आया हुआ है, छोटे वाला मास स्मॉल, और ये पॉइंट वो है, और थ्रेड जो था वो ऐसे था। अच्छा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 6 सेंटीमीटर। और जो मास है उसका स्मॉल सफियर का, द मास ऑफ द सफियर स्मॉल 7.5 ग्राम, और बड़े का कितना है 1.3 kg। तो अब 7.5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 7.5 ओवर 1000 कर दें। अब आप ये चीज देखें कि उसके बाद आप उस टॉर्क को यहां पर जो इसके अंदर दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे थे, उस फोर्स को इस मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 8 सेंटीमीटर की मोमेंट आर्म थी पिवट से, 8 सेंटीमीटर की मोमेंट आर्म है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बेटा क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाती। ठीक है, वो टॉर्क आ गई तो किस तरह से उसका इक्वेशन बनी, ये देखें। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहाँ 8 सेंटीमीटर है। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है वो है 1.395 इंटू 10⁻11। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सफियर्स के बीच में कितना होगा, एफ कितना है बेटा, कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना बनता है। एफ कितना है, कोई बंदा प्लीज कैलकुलेट करके बताए मुझे। 1.395 इंटू 10⁻11 इंटू 100 ओवर 8 जी, कितना बना ये। हाँ 1.74 multiplied 10⁻10। शाबाश, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के दरमियान जनाब। 1.3 kg सफियर एल के दरमियान और स्मॉल 7.5 ग्राम सफियर के दरमियान। ठीक है, अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं, F इज इक्वल टू GMM ओवर एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है 1.74 इंटू 10⁻10, और कैपिटल जी की वैल्यू आपने मेजर करनी है। बड़े का मास बेटा कितना है 1.3 kg है, और छोटे का मास कितना है, छोटे का मास है 7.5 ग्राम, तो उसको 1000 से डिवाइड कर लें। और आर उन दोनों के दरमियान कितना है, पीछे आप डायग्राम पे जाकर दोबारा देख सकते हैं कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर को 6 ओवर 100 मीटरों में कन्वर्ट कर दें और स्क्वायर कर दें। इस तरीके से आप कैपिटल जी की वैल्यू प्लीज मुझे निकाल के कोई दिखाए कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या आती है। Somebody should do this work for me and should tell me what is the value of capital G। जी, कोई मुझे बता सकता है कैपिटल जी क्या। जी, कैपिटल जी की वैल्यू, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। 6.27 जी 6.27 बल्कि 28 इंटू 10⁻11। 6.28 इंटू 10⁻28 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बेटा। बात यह है कि ये न्यूमेरिकल अभी आया है 2019 के किसी पेपर में आया, ठीक है कि नहीं। बेसिकली ये न्यूमेरिकल पूछे किससे इंप्रेस होके बनाया गया। ये पेपर न्यूमेरिक, एक बंदा था उसका नाम था लॉर्ड कैवेंडिश। क्या नाम था उसका, लॉर्ड कैवेंडिश नाम था उसका। बेटा लॉर्ड कैवेंडिश ने उस वक्त जब न्यूटन ने ये लॉ दे दिया था GM1m2 ओवर आर स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ जी किसी को नहीं पता थी। 1686 में लॉ दिया गया, 1786 पूरे 100 साल हो गए। इसमें भी आप 12 साल और ऐड कर दें, 1798 में, 1798 यानी 112 साल हो गए थे, मगर जी की वैल्यू किसी को नहीं पता थी। इसका मतलब है कि न्यूटन का ये लॉ बेकार था अगर जी की वैल्यू ही नहीं पता थी। 112 साल गुजर चुके थे इस लॉ को दिए हुए।
एक बंदा था, उसका नाम था लॉर्ड कैवेंडिश। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये उसने छत थी, छत से उसने धागा लिया एक या रस्सी टाइप ली, उसके साथ एक शीशा लगाया, उस शीशे के साथ नीचे फिर एक धागा लगाया, इस धागे के साथ रॉड लगाया, इस रॉड के साथ एक छोटा मांस बांधा, यहाँ एक मांस बांधा, एक यहाँ एक बहुत बड़ा मांस रखा ये, और यहाँ एक बहुत बड़ा मांस रखा। ठीक है, अब इसके दरमियान और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई, इसके और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई। ये चीज है, ये मूव करके ये इस तरफ को गई, और ये चीज मूव करके इस तरह को आई, और यहां पर उसने एक मोमबत्ती जलाई हुई थी। ठीक है कि नहीं, मोमबत्ती या उस जमाने में जो भी लाइट, वो मोमबत्ती की लाइट इस शीशे पे पड़ रही थी, और यहां से शीशे से वो डिफ्लेक्ट होकर एक उस पे आ रही थी, स्केल के ऊपर आ रही थी। जब ये मास इस तरह मूव किए, इन मासों के मूव करने से इस रॉड ने मूव किया, इस रॉड के मूव करने से इस धागे ने ट्विस्ट किया, यूं धागे ने ट्विस्ट किया, शीशा मूव हुआ, शीशा मूव हुआ, डिफ्लेक्शन पैटर्न जो है वो चेंज हुआ यहां से इस तरह की इतनी मेहनत के बाद उसने जी की वैल्यू स्टेब्लिश की, जो आजकल की मॉडर्न वैल्यू के बिल्कुल करीब है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप देखें, अगर हम क्लास में लॉर्ड कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट का जिक्र करें तो बच्चे कहते हैं कि जी सारा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज नोट की कि थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं हम कहते, लेकिन थोड़ा बहुत जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो टीचर फील करते हैं, वो टीचरों को हमें बतानी चाहिए, और बच्चों को हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए टीचरों को कि जनाब नहीं आउट ऑफ कोर्स ना पढ़ाइए। आउट ऑफ कोर्स चीजें नहीं है, ये बड़ी रेलेवेंट चीजें हैं। अब देखें, ये कैम्ब्रिज के किसी एग्जामिनर के माइंड में था, तो उसने वो उठाकर ये क्वेश्चन पुट कर दिया। ये क्वेश्चन प्योरली लॉर्ड कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से इंप्रेस हुआ है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कि लॉर्ड कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट देखें। ये जो एक्सपेरिमेंट ये खातून कर रही है, ये भी लॉर्ड कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से ही इंप्रेस हुआ है। मैं आपको यूट्यूब से कहीं से ढूंढ कर एक कोई वीडियो दिखाता हूं अभी। ये देखें, ये किसी ने लॉर्ड कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट का वो बनाया हुआ है, एक सेटअप सा बनाया हुआ है। इसमें ऊपर छत से एक धागा लटक रहा है, धागे के साथ एक शीशा है, शीशे के साथ नीचे फिर धागा है, धागे के साथ नीचे एक रॉड है जिसके साथ आई लिखा हुआ है या एल लिखा हुआ है, और फिर उसके साथ दो स्फीयर्स जोड़े गए हैं, ए और बी, और दो बड़े स्फीयर्स S1 और S2 पड़े हुए हैं। आगे चलाएं इस वीडियो को जरा। तो ये देखें, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, और उससे वो देखें, वो जो आपने नोट किया कि फाइबर के साथ एक सर्कल सा बनाया गया एलिप्टिकल, वो ट्विस्ट को शो करता है। वो किसको शो करता है? वो ट्विस्ट को शो करता है। ये देखें, तो ये एक ट्विस्ट को शो करता है, और इसके ऊपर वो बेस्ड जो था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इसमें इस्तेमाल किया गया, टॉर्क का जिक्र आया, और साथ मिलाकर उन्होंने जी की वैल्यू मेजर की। हम ये चीजें नहीं पढ़ाना चाहते हैं सब टीचर, मैं भी और बाकी टीचरों का भी दिल करता है कि वो ये सब चीजें पढ़ाएं, लेकिन बच्चों ने इस पे एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड किया होता है जी कि जरा सी भी फालतू बात ना बताएं। तो आप ये चीज देखें कि ये पेपर में आ जाती, और फिर आपने ना पढ़ी हुई हो तो ये आपके गले का हार बन जाती और मुसीबत बन जाती पेपर में। अभी आपने एक दफा देख लिया, आपको आइडिया हो गया, कल कला को लॉर्ड कैवेंडिश से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आया तो आप उसे हल कर सकते हैं। आए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी शीट का ये जो पहला क्वेश्चन है ये हल हो खत्म हो गया, आगे चलते हैं। और अगला जो इसका पार्ट, अच्छा इसमें इसका आखिरी पार्ट था, सजेस्ट व्हाई टोटल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स मे नॉट बी इक्वल टू द फोर्स कैलकुलेटेड यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका क्या जवाब? कोई बंदा मुझे इसका जवाब? जी क्या अर्थ की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अर्थ की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन
suggest why the total force between the spheres. बेटा वो टोटल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स की बात कर रहा है, यानी कहता है कि दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मुमकिन है वो ना हो जो आपने कैलकुलेट किया है, मुमकिन है वो ना हो जो आपने कैलकुलेट किया। वो ये कह रहा है कि मुमकिन है वो ना हो जो आपने कैलकुलेट किया। जी, जब वो बड़े मास से अट्रैक्ट होती है तो वो वीडियो में दिखाया था कि वो जाकर मतलब उससे टकराती है, तो उससे न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से एक और फोर्स लगता है उस पे, रिएक्शन फोर्स, उसकी वजह से। नहीं अभी फर्ज करें, अज्यूम करें कि टकरा, आपके न्यूमेरिकल में तो नहीं ना टकराया, आपके न्यूमेरिकल में तो नहीं टकराया ना, तो आप देखें और कोई मुमकिन है कि दोनों स्फीयर स्लाइटली चार्ज हो, मुमकिन है एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो, एक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो, तो उसमें कोई एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया उनके दरमियान, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। अब आपके सामने जी जी सर इस तरह तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, वो किसी अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी कभी पास की हो। चार्जेस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ही टाइप है, पता है ना आपको, तो वो फिर उसके अलावा और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बहरहाल इस एक्सपेरिमेंट में ये है कि उन्होंने कोशिश पूरी की होगी कि ये स्फीयर्स चार्ज ना हो, अनचार्ज हो, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि ये जनाब उनमें कोई किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फालतू और किसी से एक इलेक्ट्रॉन उतर गया हो, तो जिसके नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई हो। तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि उनमें कोई एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसके अलावा बज़ाहिर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या ये है कि बेटा ये चूंकि बड़ा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट था, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कम थी, हल्की सी भी हवा चल रही हो, ये जब लॉर्ड कैवेंडिश ने भी किया था तो हमने ये उस पर पढ़ा था कि हल्की सी हवा भी चल रही हो तो तब भी बेटा ये एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। क्वाइट पॉसिबल कि उस जगह कोई हल्का सा एयर करंट आ जाए और एयर करंट से वो स्फीयर जो है बड़े स्फीयर की तरफ मूव कर रहा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज नहीं हैं। आगे चलते हैं जनाब, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। 5 क्वेश्चंस की मैंने शीट बनाई है, शीट छोटी बनाई है मगर इस तरह की बनाई है कि पूरे चैप्टर में से गुजर रही है, ये तकरीबन सारे चैप्टर को कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आप हेडिंग देखें, मोशन ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना कि प्लेनेट के गिर्द एक पत्थर भी घूम रहा हो तो वो भी सैटेलाइट कहलाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, और कैपिटल एम आपको पता है हमेशा सेंट्रल बॉडी का मास होता है और छोटा एम उसका मास होता है जो उसके गिर्द घूम रहा हो। The mass capital M of a spherical planet may be assumed to be a point mass at the center of planet. A stone traveling at speed v is in the circular orbit of radius r about the planet as illustrated in the figure 1.1। ठीक है, आगे चलें। पेपर में क्वेश्चन आया था कि जी show that the speed v is given by the expression v is equal to under root gm over r, where g is the gravitational constant, explain your working। तो इधर देखें जरा, आप इधर देखें जरा, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह लिखेंगे GMM ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोवाइड्स की जगह लिखेंगे E इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह लिखेंगे MV स्क्वायर ओवर R। M से कैंसिल हो गया, R इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया और V स्क्वायर इज इक्वल टू GM ओवर R आ गया और V बराबर है अंडर रूट GM ओवर R। ये प्रूव कर दिया आपने। बेटा इसमें वेलोसिटी उसकी है जो रोटेट कर रहा है, लेकिन कैपिटल M उसका है जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है। इसमें आप देखें रोटेट करने वाली बॉडी का मास शामिल नहीं है, ठीक है कि नहीं है? ये वेलोसिटी उसकी है जो रोटेट कर रहा है और कैपिटल M वो है जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फार्मूला किसका है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। ये फार्मूला किसका है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है। आगे चलते हैं, और आपको याद है मैंने बताया था कि ये एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले से फर्क है, और दोनों में फर्क कितना है? एक में GM ओवर R है, एक में 2 GM ओवर R है। सिर्फ 2
एक फालतू टू लग जाए तो एस्केप्स वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है। ये मैंने इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब आगे देखें उसका क्वेश्चन का पार्ट 2 पढ़ें बेटा। अच्छा जी, आप ये चीज देखें कि ये जो मैंने असाइनमेंट को एकदम इसकी इंक ब्लू कर दी है, असाइनमेंट में जो इंक ब्लू हो रही है, देखिए आप क्वेश्चन में आपके सामने जो ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें जो नीचे ब्लू का मतलब है ये ब्लू वाले क्वेश्चन हुए हैं जो मैंने खुद डाल दिए हैं, लेकिन ये सारे मैंने गलत नहीं डाले, ये मुख्तलिफ पास पेपर्स में सैटेलाइट्स के ऊपर आए हुए। तो पता चला कि अगर आप एक क्वेश्चन ये कर लेंगे तो सैटेलाइट्स के समझे आपने 15 क्वेश्चंस के बराबर आपने प्रैक्टिस कर ली है। ये इसी क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंड किया, आगे फिर इंक ब्लैक हो जाती है पार्ट बी में जाकर, इसके बाद फिर ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आए जनाब वापस चलते हैं, ये ब्लू पार्ट्स भी करते हैं। ये ब्लू पार्ट्स आप समझे कि सैटेलाइट्स के मुख्तलिफ क्वेश्चनों से मैंने ढूंढ के निकाले। सबसे पहला है, वापस इस पे आ जाएं आप लोग जरा, क्या कहते हैं, स्क्रीन पर आ जाएं जहां मैं लिखता हूं। हाँ जी, अब इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपके सामने करता हूं। यहां पर हमने प्रूफ कर लिया कि जी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, या जो स्टोन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो कैपिटल GM ओवर R अंडर रूट, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दिस दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इस वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ G एंड R एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो आपको पता है जो पिछला लेक्चर था उसमें जल्दी में जब लेक्चर खत्म हुआ था तो मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। आपको पता है G क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसके आपने 2 ही फार्मूले पढ़े हुए हैं, उनमें से हम दूसरे फार्मूले पे जा रहे हैं। ये देखिए GM ओवर R स्क्वायर। तो अब आप खुद देखें कि G इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। इस R स्क्वायर में से एक R आप साइड पे मूव करें, R स्क्वायर को R इंटू R लिख दें, इस R स्क्वायर को R इंटू R लिख दिया आपने, एक R को आप इधर ले जाएं, तो GR किसके बराबर है, GM ओवर R के। इधर से फिर आपको क्या पता चला कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो GM ओवर R थी उसकी जगह आप खाली GR लिख सकते हैं। आपको पास पेपर में ऑर्बिटल वेलोसिटी इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, तो घबराना नहीं है कि ये क्या चीज आ गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू GR। ये आपने प्रूव कर दी। पार्ट 2 बेटा खत्म हो गया है। तो पार्ट 2 के बाद आगे वो कहता है सर लेकिन जी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती रहती, तो ये अच्छा ये देखें सैफुल्लाह ने बड़ा सही पॉइंट उठाया है बेटा, ये G की वैल्यू उस जगह की है जहां पर ऑर्बिटिंग हो रही है। अच्छा किया तुमने ये बात पूछ ली, ये छोटे G की वैल्यू उस जगह की है जहां पर ऑर्बिटिंग हो रही है। ये प्लेनेट अर्थ के सरफेस की G की वैल्यू नहीं है 9.81, ये वो नहीं है। अच्छा किया तुमने ये बात पूछ ली, अच्छा हुआ मेरा ध्यान इस तरफ आपने करा दिया। ये बेटा वो G, ये वाली जो G है ना, ये उस जगह की G है जहां पर ऑर्बिटिंग हो रही है। उस जगह पर जो वैल्यू ऑफ G है ये वो वाली G है, ये सरफेस ऑफ अर्थ की G नहीं है, ये 9.81 नहीं है, ये उस जगह पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वो है। अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर आप आ जाएं। पॉइंट नंबर 3 में उसने आपसे कहा कि जी टाइम पीरियड का बारे में प्रूव करें कि वो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर GM/R क्यूब। आप जानते हैं मशहूर जमाना केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ तो कैम्ब्रिज वालों को बड़ा ही पसंद है, और आप देखें कि इसको कैसे प्रूव करते हैं, बड़ा आसान सा हल है। आप पहले कहें कि जी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो GM ओवर R अंडर रूट होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी GM ओवर R अंडर रूट हुई, फिर उसके बाद आपने ये आपकी जो स्टार्टिंग इक्वेशन है ना वो ये होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, सरकमफ्रेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है। उसमें 2 पाई R को ऐसे ही रहने दें, नीचे वेलोसिटी की जगह अंडर रूट GM ओवर R डाल दें। अब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करें तो T का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, इस R का स्क्वायर R स्क्वायर होगा, और नीचे GM ओवर R आ जाए। ये वाला R जब उठकर ऊपर न्यूमरेटर के पास जाएगा, R स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ओवर GM R क्यूब। इस तरीके से केपलर्स लॉ प्रूव हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब आपसे चौथा पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर ओवर R होती है।
अगर वो वी स्क्वायर ओवर आर है तो v की जगह आप वैल्यू पुट कर दें GM/r और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है कि नहीं? अब जब आपने उसका स्क्वायर ले लिया तो क्या होगा 1/r GM/r और एक्सेलरेशन किसके बराबर GM/r स्क्वायर, और ये चीज आपको होता है g के बराबर। तो पता चला कि सैटेलाइट की या किसी भी स्टोन की जो रोटेट कर रहा है, जब वो रोटेट कर रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो उस जगह की वैल्यू ऑफ जी के बराबर है। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि एज द सैटेलाइट रोटेट्स द प्लैनेट इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द प्लैनेट विद एन एक्सेलरेशन जी। इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द प्लैनेट विद एन एक्सेलरेशन जी, कि वो घूम भी रहा है, वो गिर भी रहा है। अगर प्लैनेट एक स्ट्रेट चीज ऑब्जेक्ट होता तो वो यूं आकर इसके ऊपर गिर जाता, मगर जब वो यहां पहुंचता है तो कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, प्लैनेट की वजह से, वो अभी तक उसी हाइट पर। अगर अर्थ यहां से भी हॉरिजॉन्टल होती तो वो यूं आकर उसके ऊपर गिर जाता, मगर जब वो यहां पहुंचता है तो नीचे से प्लैनेट अर्थ भी घूम चुकी होती। तो वो इट इज द सर्कुलर मोशन के बारे में आप कह सकते हैं कि द सैटेलाइट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द प्लैनेट एज इट इज रोटेटिंग। तो रोटेशन हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है सन की तरफ फॉल कर रही है, मून अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन जी। ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि एज द प्लैनेट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स सन विद एन एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r और इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ g क्रिएटेड बाय सन एट दैट पॉइंट, आप कह सकते हैं। अब अगला देखें पार्ट, इसमें क्या है। अच्छा जी, वो पार्ट 4 के साथ पांचवा पार्ट जरा पढ़ें जरा आप, अगर आपके पास असाइनमेंट आई हुई है। आपको वैसे मैंने शेयर भी कर दी थी, व्हाट्सएप भी होगी। देखें दोबारा क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में जो है आप देखें पार्ट 5 क्या कहता है। Why do we say that this stone is in the state of free fall? It is accelerating towards earth with an acceleration g. It is accelerating towards as it rotates. It is accelerating towards earth with an acceleration g. Hence we say that it is in the state of free fall. You say everything which falls with an acceleration g is called free fall. हर वो चीज जो प्लैनेट अर्थ की तरफ इस तरह से गिरे कि उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो, उसे फ्री फॉल कहते हैं। बाकी चीजों के साथ आप फ्री फॉल नहीं लगा सकते। मसलन जो पैराशूटिस्ट होता है, जो वो प्लैनेट अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, उसने पैराशूट खोला हुआ होता है, उसकी एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं होती। बास का वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो वो फ्री फॉल नहीं है। अब अगर उसके साथ आम अंग्रेज उसके साथ अगर फ्री फॉल का लफ्ज बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं। स्टैंडर्ड फिजिक्स के मुताबिक फ्री फॉल वही है जिसमें एक्सेलरेशन g के बराबर हो। अगर कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस प्लैनेट अर्थ की तरफ गिर रही है तो वो फ्री फॉल नहीं है। अब देखें आगे अगले तीनों क्वेश्चन आप बस एक दफा देख लें। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और फिर व्हाट विल हैपन टू दी। ये तीनों चीजें मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं आऊंगा। वापस चले जाएं बेटा। अच्छा जी, आ जाए जनाब। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या मामला है। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की आप जानते हैं, तंग आए हुए आप इस फार्मूले से, बचपन से पढ़ रहे हैं। हाफ mv स्क्वायर, कुछ नहीं, इसमें आप वेलोसिटी की जगह √gm/r पुट करके स्क्वायर कर दें तो ये बराबर किसके हो जाता है gmm/2r। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया, ठीक है कि नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं, -gmm/r, ठीक है, पढ़ी थी आपने, पढ़ाई थी आपको। अब जिसमें इन्फिनिटी को आपने 0 डिक्लेयर किया वो था। टोटल एनर्जी कितनी बन गई। टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। ये है जी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इसमें काइनेटिक एनर्जी डाल दें। ये है जनाब, एलसीएम ले लें, r और 2r का एलसीएम 2r हो जाएगा। r को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2 से, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें -2gmm प्लस gmm, तो ये आपके पास बनता है -gmm/2r। ये है जी टोटल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। अब वो कहता है किसी वजह से इस स्टोन की एनर्जी अगर कम हो
तो क्या होगा जी? क्या क्वेश्चन क्या है जनाब बाद आपका जी? सर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एम क्यों किया? यह मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका, बाद आपने क्या कहा है, आप बोल। सर असाइनमेंट में क्वेश्चन में कैपिटल एम है, छोटा एम नहीं है। हाँ तो देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ एम बी स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी तो स्टोन की अपनी है ना, ये वाला मास तो उसका अपना मास होगा ना। इस वेलोसिटी के अंदर कैपिटल एम आ गया तो वो कैपिटल एम प्लेनेट अर्थ का मास है। इसका मतलब है कि स्टोन की काइनेटिक एनर्जी में कैपिटल एम भी आया, स्मॉल एम भी आया। आपका क्वेश्चन है क्या? सर जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का उसमें लिखा है कि इन टर्म ऑफ कैपिटल एम जी और आर, छोटा एम नहीं है उसमें। अच्छा चलो उसके साथ आप ऐड कर लें क्वेश्चन में कि उसमें छोटा एम भी है, खाली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये लिख लें। चलें क्वेश्चन में अगर मैंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम और जी और आर निकालें तो आप एक साथ ऐड कर लें कि छोटा एम भी आएगा। हम वो नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू, जितना मर्जी कोशिश कर लें नहीं कर सकते। अच्छा फर्ज करें ये स्टोन यू रोटेट कर रहा था, स्टोन यू रोटेट कर रहा था। फर्ज करें किसी वजह से, फर्ज करें यहां पर परफेक्ट वैक्यूम नहीं था, हवा थी या कोई पार्टिकल्स थे जिनसे टकराने की वजह से स्टोन की एनर्जी कम हो गई। कम हुई तो होगा क्या इसके साथ? जो इसकी एनर्जी कम होगी, ये थोड़ा सा इसका ऑर्बिट लोअर हो जाएगा। तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। तो आप बताएं कि जो ही उसके ऊपर उसके पत्थर उसकी स्पीड, उसका जो किसी भी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी तो वो प्लेनेट अर्थ की तरफ आएगा। अच्छा वहां पर उसकी स्पीड जाहिर है किसी चीज के टकराने से कम हुई होगी, मगर जो ही वो प्लेनेट अर्थ के करीब आता है, यानी पहले यूं रोटेट कर रहा था, पहले यूं रोटेट कर रहा था, अब रोटेट करते हुए वो यूं आया, तो जब जाहिर है नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, क्योंकि जाहिर है जब वो नीचे की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो जब भी एक सैटेलाइट यूं रोटेट करते वक्त किसी भी वजह से एकदम अंदर की तरफ आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, उसका रेडियस डिक्रीज करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है बाय अ बिग अमाउंट, और टोटल एनर्जी भी डिक्रीज करती है। टोटल एनर्जी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी उसकी टोटल, फर्ज करें ये उसके पास टोटल एनर्जी थी, ठीक है ना, उस टोटल एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी जाया हो गई, ठीक है, तो पीछे जो एनर्जी रह जाती है वो उस एनर्जी का हिस्सा क्या है? पहले अगर फर्ज करें टोटल एनर्जी में इतनी एनर्जी काइनेटिक की थी, पहले फर्ज करें ये ब्लू लाइन काइनेटिक एनर्जी के, टोटल एनर्जी में इतना काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा था, तो ये बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा बढ़ गया, किसका हिस्सा कम हो जाएगा? ये थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से थोड़ी जाया हो गई और कुछ काइनेटिक एनर्जी को मिल गई तो ये काफी कम होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब ऑर्बिट में रोटेट करते हुए जब भी कोई सैटेलाइट, ये बेटा पास पेपर में 3-4 दफा पूछा उन्होंने क्वेश्चन कि जनाब किसी वजह से सैटेलाइट की एनर्जी कम हुई है तो अब होगा क्या? अगर एनर्जी कम हुई है तो ये इसका रेडियस डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करने से इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मगर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और ओवरऑल टोटल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज से ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी जाया भी तो होगी। एंगुलर मोमेंटम नहीं कर रहा बेटा, आप एंगुलर मोमेंटम मैं अभी इस क्लास में डिस्कस नहीं करता, मैं लेकिन हो रहे हैं यहाँ पे जी। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr है। r कम हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कितना फर्क पड़ा उसको, वो बढ़ा है या कम हुआ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको इसका हल्का सा जवाब दे दिया, अभी मैं उस पर ज्यादा डिटेल में उसे डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करता। आगे चले जनाब, पार्ट बी पे क्वेश्चन क्या आ जाए, ये वाला जो पार्ट था इसका आगे जरा। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। जब सैटेलाइट नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो वो घूमने लगेगी ऑर्बिट पे या फिर सीधा गिरेगी नीचे? बेटा डिपेंड करता है,
डिपेंड करता है। वो जब सैटेलाइट नीचे की तरफ आता है वो गिर भी सकता है और जल के राख भी हो सकता है, और मुमकिन है वो एक लोअर ऑर्बिट में शामिल हो जाए। तो हमने वो केस डिस्कस किया है जिसमें वो लोअर ऑर्बिट में शामिल हो गए। लोअर ऑर्बिट में क्या है, हमने वो केस डिस्कस किया है जिसमें वो लोअर ऑर्बिट में शामिल हो गए, और लोअर ऑर्बिट में आकर उसने क्या किया है कि उसने उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, रेडियस डिक्रीज हुआ, और जनाब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की, टोटल एनर्जी डिक्रीज की। पोटेंशियल एनर्जी की डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज से बड़ी थी। अब आगे आ जाए जनाब, दोबारा ब्लैक इंक शुरू हो गई है। ब्लैक इंक का मतलब है दोबारा पेपर का क्वेश्चन शुरू हो गया है। A satellite is orbiting the earth. For an astronaut in the satellite, his sensation of weight is caused by the contact force from his surrounding. अब देखिए जून 2019 के क्वेश्चंस में से हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। The astronaut reports that he is weightless despite being in the Earth's gravitational field. Suggest what is meant by the astronaut reporting that he is weightless. जनाब ये देखिए, इसकी वीडियो देखनी है तो वो भी वीडियो भी दिखा देता हूं। इसकी वीडियो भी देख लें जनाब। सैटेलाइट जब प्लेनेट अर्थ के गिर्द घूम रहे होते हैं, अंदर जो लोग उसके बैठे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग क्या होती है, ये देखें। ये कोई सैटेलाइट है, ये प्लेनेट अर्थ के गिर्द घूम रहा है, और अंदर ये जनाब इन्होंने तमाशे लगाए हुए हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या ग्रेविटी इन पर एक्ट नहीं कर रही? कौन लोग हैं जो बच्चे जो सजेस्ट करते हैं इन पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही? जी, कौन से बच्चे जो ये कहेंगे कि इन पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही? इन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वो रोटेट कर रहे हैं, वरना वो टेंजेंशियल पाथ पे चले जाएं तो वो वेटलेस क्यों फील करते हैं जनाब? सर उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। नहीं, ये जवाब नहीं है। वैक्यूम क्रिएट किया तो फिर सांस कैसे ले रहे हैं? अल्लाह के बंदे, सैटेलाइट के अंदर तुम देखो उसने मास्क नहीं पहना, वो सांस कैसे ले रहे हैं? अंदर उन्हें हवा क्रिएट की हुई है जिसमें वो सांस ले रहे हैं। कोई और जवाब दे कि व्हाई एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस? व्हाई एन एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस जनाब? सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर ग्रेविटी उन पर एक्ट ना कर रही होती तो कैसे सैटेलाइट घूम रहा होता है? प्लेनेट के गिर्द सैटेलाइट घूमता ही तब है जब उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और अमूमन जो सैटेलाइट हम अर्थ से भेजते हैं वो इतने एल्टीट्यूड पर रोटेट कर रहे होते हैं कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट का मास प्लेनेट अर्थ पे 700 kg है, सॉरी 700 न्यूटन है, तो उधर जाकर मैक्सिमम 600 न्यूटन होगा। जरा सा ही फर्क पड़ा होता है, 100-150 का फर्क पड़ा होता है। सर शायद इसलिए क्योंकि कोई और फोर्स उनको एक मिनट है। मरियम नईम ने बड़ा सही जवाब दिया। मरियम नईम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन मैं भी उसका अनाउंसमेंट नहीं करूंगा उसने क्या कहा। जी या कुरैशी बोलो बेटा। सर मतलब किसी और चीज को टच नहीं कर रहे, कोई और चीज ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर नहीं कर रही है? नहीं, ये जवाब नहीं है। ये जवाब नहीं। क्या ग्रेविटी नहीं, ये जवाब नहीं है। और कोई बोलना चाहता है भाई? और कोई बोलना चाहता है तो मैं हाजिर हूं। अच्छा भाई, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वापस आ जाएं जनाब आप इधर से। फर्ज करें यार, ये मेरा क्लासरूम है, ये देखें, ये मेरा क्लासरूम है, मैं इसमें बैठा हुआ हूं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। इधर मैं खड़ा हूं, ये फर्ज करें मेरी तस्वीर। फर्ज करें कि कोई किंग कॉन्ग गोरिल्ला आया, उसने पूरी क्लास उठाई और प्लेनेट अर्थ से कम 200 किलोमीटर ऊपर ले गया। फर्ज करें कि मैं एक ऐसे चैम्बर में हूं जो प्लेनेट अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर है, और मैं वहां पर अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए हैं सारे। मैं बड़ा जोश में आया हुआ हूँ, बड़ा मैंने रिदम क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास फर्ज करें डस्टर है मेरे हाथ में, और मैं डस्टर को छोड़ता हूँ हवा में, और मैं कहता हूँ कि देखो मैं इस डस्टर को छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। जो ही मैं उस डस्टर को हवा में छोड़ता हूँ, वो किंग कॉन्ग गोरिल्ला मेरे कमरे को छोड़ देता है और मेरा कमरा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब जब मैं उस डस्टर को छोड़ूंगा, या फर्ज करें कि मैंने उस कमरे में एक छलांग लगाई कि देखो भाई मैं अभी नीचे गिरूंगा, मैं अपनी तरफ से खाली सादी ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने हवा में छलांग लगाई, मैं हवा में एयरबॉर्न हुआ, अपनी
हाइट के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, वहां से भी मैंने नीचे गिरना ही शुरू किया था कि उस गोरीले ने उस कमरे को छोड़ दिया। अब वो कमरा भी नीचे गिर रहा है, मैं भी नीचे गिर रहा हूँ, तो मुझे मेरी फीलिंग क्या होगी? मुझे बताएं, क्या मैं कमरे के फर्श तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा? हैं भाई, बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं? या फर्ज करें कि आप किसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, आप किसी लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और आपने ना आपके हाथ से आपने कोई चीज ऐसे बॉल छोड़ी है। अब होगा क्या जब आपने ये बॉल यूं छोड़ी? वो फर्ज करें उसके लिफ्ट की केबल टूट गई और लिफ्ट का कमरा नीचे गिरना शुरू हो गया और ये बॉल भी नीचे गिर रही है, मगर ये बॉल फर्श तक नहीं पहुंच सकेगी। क्यों नहीं पहुंच सकेगी? क्योंकि आप सब लोग इकट्ठे गिर रहे हैं। तो उस वक्त आपको फीलिंग आएगी वेटलेसनेस की। तो वो जवाब जो था वो ये था कि सैटेलाइट जब रोटेट कर रहा होता है, ये देखिए ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है, वो एस्ट्रोनॉट भी इसके साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं? दोनों की सेम एक्सेलरेशन है, दोनों इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल हैं। तो सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट। उसको ऐसी फीलिंग होती है कि वो क्योंकि ज़ाहिर है सैटेलाइट के अंदर उसको कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एस्ट्रोनॉट यूं जा रहा है, कमरा भी यूं मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, एस्ट्रोनॉट भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों की जो अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन है वो जी है। तो इसका जवाब आपने लिखना है जिस तरह लिखा है, मरियम नईम ने भी लिखा है, सैयद इबाद हैदर ने भी लिखा है। तो लिखना क्या है, आप ओपनिंग सेंटेंस आप यूं शुरू कर सकते हैं जिस तरह मरियम नईम ने शुरू किया है कि सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग द प्लैनेट अर्थ एट द सेम रेट, ठीक है कि नहीं? एंड बोथ आर फॉलिंग, और उसके साथ फिर आगे बाद वाला सेंटेंस कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद एन एक्सेलरेशन जी एंड astronaut has no reaction force acting on it because of the satellite, therefore he feels weightless, therefore he feels weightless। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो आप इमेजिन करें, आप अपने आप को एक ऐसे कमरे में इमेजिन करें जो प्लैनेट अर्थ की तरफ गिर रहा है और आप उसके अंदर हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप उस कमरे में, अगर फर्ज करें ये कोई कमरा है जो नीचे की तरफ प्लैनेट अर्थ की तरफ गिर रहा है, आप इसमें खड़े हैं और आप एक कोई टेनिस बॉल अपने हाथ से छोड़ते या आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करके ऊपर हो जाते हैं, आप थोड़ा सा पुश करके ऊपर, अब आप नीचे गिर रहे हैं मगर कमरा भी आपके साथ गिर रहा है, आप कभी इसके फर्श तक नहीं पहुंच सकेंगे। ग्रेविटी आप पर एक्ट कर रही है, मगर अगर आप बाहर नहीं देख रहे तो आप ऑब्जर्वेशन अगर कमरे के अंदर से ले रहे हैं तो आपको फील होगा वेटलेस। तो बेटा एक बात याद रखें, एक होता है वेटलेस होना, एक होता है वेटलेस फील करना। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो प्लैनेट अर्थ के गिर्द रोटेट करते हैं, दे फील वेटलेस, दे आर नॉट वेटलेस, दे हैवंट लॉस्ट देयर ग्रेविटी, दे जस्ट सिंपली फील वेटलेस। तो आपने इसका जवाब ये लिखना था कि एस्ट्रोनॉट टुगेदर विद द सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, they both have same tangential velocity and astronaut is not feeling any reaction force from the walls of the satellite, therefore he feels weightless। feel पे जोर होना चाहिए कि he feels weightless, is not weightless नहीं लिखेंगे आप। अगर किसी बच्चे ने आंसर देते हुए ये लिख दिया कि since he is not feeling any reaction force from the walls of the satellite therefore he is weightless, तो मैं नंबर नहीं दूंगा। आपने लिखना है he feels weightless, ठीक है ना? फॉर ये ट्रू है फॉर ऑल दोस एस्ट्रोनॉट्स व्हिच आर रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। हाँ, अगर कोई तो सैटेलाइट किसी स्पेस शटल में बैठकर प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर निकल गया, सैटर्न की तरफ जा रहा है, उधर अगर उसको वेटलेसनेस की फीलिंग आती है बीच में कहीं, तो वो कह सकते हैं कि सिंस द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्टिंग ऑन हिम देयरफॉर ही इज वेटलेस। वो फिर इज वेटलेस होगा, फिर वो फील वेटलेस नहीं होगा। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं और आप थक गए होंगे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी अभी नहीं हुआ। तो यहां पर आप ऐसा करें कि क्वेश्चन नंबर आप बेशक यहां क्लास एंड कर लें, कल हम इस क्लास को दोबारा शुरू करेंगे।